हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास में क्लास 11th चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 4 to 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, जिसमें फर्स्ट मैंने अभी लिखी है, सेकेंड थर्ड 2 और दे रखी हैं। इनमें ये कह रहा है कि हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हैं। और फिर वो कहता है इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो उसको फिर सही स्टेटमेंट क्या होगी वो हम लिख के दिखाएं कि अगर फॉल्स निकले, मान लो इसको मैं चेक करूँ ये फॉल्स हो, तो फिर इसके सही स्टेटमेंट क्या बनेगी, हमें फिर वो लिख के दिखानी है। तो फर्स्ट में स्टूडेंट ये दे रखा है, इफ़ पी इक्वल्स टू, सेट में एम और एन दो एलिमेंट दे रखे हैं, क्यू सेट के अंदर एन और एम दो दे रखे हैं। वो कहता है पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू ये आना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, P के अंदर कितने एलिमेंट है 2, Q में भी कितने एलिमेंट है 2। तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B जो होता है, ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में की जगह यहाँ पर P है, P में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, और B की जगह यहाँ Q है, Q में भी कितने हैं 2, तो टोटल आया 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B में 4 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर कितने हैं 2 ही हैं, एक ये और एक ये ऑर्डर्ड पेयर में है, इसको एक काउंट करेंगे, इसे एक काउंट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है। तो हम लिख देते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और साथ में इसका रीजन आप ये दे दीजिएगा कि सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट ये होते हैं, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, जबकि जो गिवन है उसके अंदर सिर्फ 2 ही है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। उसके बाद उसने कहा था इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आती है तो कहता है री राइट द गिवन स्टेटमेंट, तो उसको सही करके लिखो। तो हम लिख देते हैं इसे, स्टेटमेंट ही लिखनी है पूरी की पूरी, बस ऐसे लिख देते हैं कि इफ़ पी इक्वल्स टू एम कोमा एन एंड Q equals to n comma m, then P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। तो अब हमें, वो तो रॉन्ग लिखी हुई थी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करनी है, इसकी जो सही स्टेटमेंट बनेगी वो लिख के दिखानी है हमें इसमें। तो यहाँ पर बस हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे, वही इसकी सही स्टेटमेंट होगी। तो देखो स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था, पहले क्या करना होता है, देखो P पहले है तो P वाले को पहले हम क्या करेंगे n के साथ लिखेंगे, और फिर किसके साथ लिखेंगे m के साथ लिखेंगे। तो P m को पहले लिखेंगे हम किसके साथ, n के साथ, फिर इसी m को किसके साथ लिखेंगे, m के साथ। अब बारी किसकी है, n की, तो पहले n को n के साथ लिखेंगे और फिर m के साथ। तो ये हमारा बन गया n और फिर बन जाएगा n को किसके साथ, m के साथ। ये हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये होगी कि इफ़ P ये हो एंड Q ये हमारे पास हो, देन P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q ये होना चाहिए। जबकि उसने क्या कहा था कि अगर P हमारे पास ये गिवन हो, Q ये हो, तब P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q ये होगा, जो कि रॉन्ग था, क्योंकि हमने देखा था एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B में कितने होंगे 4। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 और ये हमारे पास 4th एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 4 हो गए। अब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। तो स्टूडेंट, ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था, उसमें थोड़ा समझिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, इसी बेस पर होगा। हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी किया था, जैसे मान लो हमारे पास ए है 1,2, बी है 3 4 5। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या होता है, पहले इस 1 को हम 3 के साथ लिखेंगे, फिर 4 के साथ, फिर 5। सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो अब देखेगा कि अगर हमें ए 1,2 दिया हुआ है और बी हमें दे रखा है 3 4 5, तो पहले हम इस 1 को किसके साथ लिखेंगे, 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। जैसे 1 को 3 के साथ 4 5 के साथ लिखा था, ऐसे ही फिर 2 को किया था हमने 3 4 5 के साथ लिखा था। ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये मैंने कहा था ये कौन सी फॉर्म है, हमारी रोस्टर फॉर्म है। जैसे हम सेट की 2 फॉर्म पढ़ के आए हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें एक एक करके हम एलिमेंट दिखाते हैं, वो हमारी कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। तो इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो मैंने इसी को ही ए क्रॉस बी को सेम इसी को ही मैंने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके दिखाया था। कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को, कि इसके अंदर जो एक एलिमेंट होता है, देखो ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, सारे एक एक एलिमेंट है, इनको लिखा जाता है पहले ऑर्डर पेयर में। तो पहले हम
सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा एलिमेंट लिखते हैं, तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिख दिया, ए कोमा बी लिख दिया। फिर मैंने देखा कि इसमें जो फर्स्ट है 1 1 1 2 2 2, ये किस 1 और 2 किस में पड़े हैं, ए के अंदर पड़े हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा, जो 1 और 2 है हमारे, 1 1 1 फर्स्ट एलिमेंट था तो सिंगल एक ही 1 पढ़ेंगे, इधर 2 2 2 है 3 बार हैं, एक बार ही पढ़ेंगे। ये सारे किसमें अंदर है, फर्स्ट सेट के अंदर है। और सेकंड वाले जो हैं 3 4 5 3 4 5, ये किस में पड़े हैं, सेकंड सेट में पड़े हैं। तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट का होता है, और जो सेकंड बी एलिमेंट होता है स्मॉल बी, वो दूसरे का होता है। अब आप चाहो तो इसे ए बी में लिख दो, अब चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक्स कोमा वाई है, और यहाँ पे जो फर्स्ट था वो फर्स्ट सेट का था, तो एक्स किसका होगा, फर्स्ट सेट का, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, वाई किसका होगा, बी का। कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ ए कोमा बी लिखा था, अपनी मर्जी से लिखा था, कोई मर्जी किसी मर्जी में लिख सकते हैं, यहाँ पे सी कोमा डी भी लिख सकते थे। आप बता दो सी ए में है, डी बी में है। एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हो कि एक्स फर्स्ट है, वो फर्स्ट सेट हमारा ए है, एक्स ए के अंदर होगा, वाई सेकंड नंबर पर है, सेकंड सेट बी है, वाई बी में होगा। इसी के बेस पर अब हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन फोर्थ के सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उनके अंदर एलिमेंट्स जरूर पड़े हैं, यानी कि फाई के इक्वल नहीं है, ना ही तो ए फाई के इक्वल है, ना ही बी फाई के इक्वल है, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है ना वो फाई होता है। तो ये है नॉन एम्प्टी, इसका मतलब ए भी फाई नहीं है और बी भी फाई नहीं है। तब वो कहता है देन ए क्रॉस बी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी वो कहता है क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होगा। तो हम देखिए यहाँ पे भी अगर देख लें, इसी क्वेश्चन को देखें, पी नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट पड़े हैं, क्यू भी नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट पड़े हैं। फिर पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू किया तो ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी आया। तो ये बात तो सही है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का होगा, नॉन एम्प्टी ही होगा। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई, वो कहता है जो ये सेट बनेगा वो किसका बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई का बनेगा, जिसमें से एक्स जो पहले आया है वो पहले वाले सेट का होगा, और जो वाई बाद में आया वो बाद वाले सेट का होगा। तो ये बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखें तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यहाँ से पढ़ते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई। तो वो कहता है किसका है, एक्स कोमा वाई का है। यहाँ पर वो कहता है एक्स किस में है, ए के पास है, वाई किस में है, बी के पास है। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, ए कोमा बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू फाई है। तो ऐसा वो इस स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख लिया। अब हम चेक करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आता है वो ऑर्डर पेयर में ही आता है। जैसे हमने अभी आपको बताया था, पहले ए कोमा बी में लिखा था, फिर मैंने उसको एक्स कोमा वाई में लिख दिया। वो हमारी मर्जी के पेपर में भी आप अगर आपको यहाँ पे ए कोमा बी दे दे तो आप ए कोमा बी लिख दोगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी यहाँ यूज़ कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में है, फिर हमने देखा था कि इसका ये रूल होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो इसके अंदर पड़ा होता है, फर्स्ट एक्स या वाई या ए या बी जो भी फर्स्ट होगा वो फर्स्ट सेट का होना चाहिए। तो इसने यही दिया था हमें कि एक्स ए का है तो एक्स ए फर्स्ट सेट ही हमारा, ऐसी वाई हमारे पास सेकंड सेट का होना चाहिए और वाई सेकंड सेट बी का ही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम लिख देंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसा ही लिखा जाता है। इसने बस वो थ्योरी में लिख के बता दिया था क्या ट्रू है या फॉल्स है, तो हम सीधा वहीं भी बता सकते थे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको ये पढ़ के ही समझ आ जाए। अगर नहीं आया तो फिर हमने इससे बना लिया कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा, नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई शो कर दिया तो नॉन एम्प्टी ही है। उसके बाद वो कहता है एक्स ए में है वाई बी में है। अब ये सही है, अगर वो यहाँ पे लिख देता कि एक्स और यहाँ लिख देता बी फिर गलत हो जाता, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का ही होता है। फिर हम फॉल्स बोलते अगर वो यहाँ बी कर देता और यहाँ ए कर देता, लेकिन उसने यहाँ ए और बी लिखा है तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1,2 हो सेट के अंदर, बी हमारे पास बी के अंदर एलिमेंट है 3 4, तो कहते हैं ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी इंटरसेक्शन फाई के साथ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी इंटरसेक्शन
फाई के साथ, वो कहता है क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेट इसमें गिवन ही है, ए भी दे रखे हैं हमें, बी भी दे रखे हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन फाई, बाद में ए के साथ उसका क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन फाई। तो स्टूडेंट्स बी है हमारे पास 3,4 इंटरसेक्शन फाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन। लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब फाई का मतलब एम्प्टी सेट, जिसके पास कुछ भी नहीं है और इसके पास 3, 4 है, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी नहीं को सेट के अंदर क्या बोला जाता है, फाई। कि 3,4 इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट थे, 3,4, फाई का मतलब कुछ भी नहीं है, तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, फाई। तो बी इंटरसेक्शन हमारे पास फाई क्या आ गया, फाई ही आ गया। तो अब हम इसकी जो स्टेटमेंट है इसकी लेफ्ट उठा रहे हैं। लेफ्ट में ये दिया हुआ है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू, हमारे पास हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई को हमने सॉल्व किया है, हम अभी इसकी वैल्यू फाई आई थी। अब किसी भी सेट का अगर फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फाई ही रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर लिखना ही पड़ेगा। और सेट के अंदर कुछ भी नहीं को क्या बोला जाता है, फाई बोला जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या है, सेट कौन सा है, फाई होता है। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी हमें, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। तो हम लिख देंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दे रखा है इफ़ ए इक्वल्स टू -1, वो कहता है फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। 3 बार करना है हमें मतलब। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें लिखेंगे, हमें ए ये गिवन है, -1, 2 बार लिख लो, क्योंकि देखो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बाद में वापस ए के साथ कर देंगे जो ये आंसर आएगा इसका। तो 2 बार लिख लो ए को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस फर्स्ट सेट का इसके साथ, इस एलिमेंट -1 का इसके साथ होगा, बाद में इसके साथ होगा, दोनों के साथ लिखना होता है, इसलिए 2 बार लिख लिया करो। अगर सेम ही है तो अलग अलग है फिर तो दोनों लिखोगे आप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कर रहे हैं। तो पहले -1 के साथ मैं किसको लिखूंगा, -1 को, उसके बाद -1 के साथ किसको लिखूंगा, 1 को। अब फर्स्ट इसका हो गया एलिमेंट, अब इसके सेकंड की बारी है, तो यहाँ पर 1 को पहले लिखूंगा मैं -1 के साथ, और फिर इस 1 को किसके साथ लिखेंगे, 1 के साथ। तो ये हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आ गया, जिसका एक एलिमेंट है, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है। अब हमें देखना है कि ट्रिपल फाइंड करना है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का वापस किसके साथ करना है, ए के साथ करना है हमें। तो हमें करना क्या है, ये जो हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आया है वापस उसको एक साथ करना है। तो ए को हम दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड ए इक्वल्स टू -1, रहेगा वही रूल कि फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, उसको दोनों के साथ लिखा था हमने। अब ये पूरा एक फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको उठाओ, इसको हम क्या करेंगे, दोनों के साथ लिखेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो देखो ये बनेगा कैसे, तो हम लिख रहे हैं नाउ, ये हमारे पास है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, इसका कर रहे हैं हम इस ए के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इसमें फर्स्ट था, इसके साथ लिखा पहले के साथ, फिर इसी फर्स्ट को सेकंड के साथ लिखा, वही हम कर रहे हैं। इस फर्स्ट को पहले इसके साथ लिखेंगे, बाद में उसी को इसके साथ लिखेंगे। तो पहले ये आया -1 और इसके साथ लिखना है -1, कॉमा, फिर इसी को ही दूसरे के साथ लिखना है -1 1। अब इसकी बारी आ गई, इसको दोनों के साथ एक एक करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 1 और क्या है -1। फिर इधर इसी को इसके सेकंड के साथ, तो -1 1 और 1, सेकंड हो गया। अब इसकी थर्ड की बारी है, तो थर्ड को लिखेंगे 1 -1, ये थर्ड में है, और इधर से आएगा हमारे पास -1। फिर थर्ड को एक के साथ लिख दिया, अब दूसरे के साथ लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 -1 1। अब फोर्थ की बारी, तो 1 1 -1 1 1 1। तो ये हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आ गया। तो पहले हमने इन दोनों का फाइंड कर लिया, बाद में तीसरे के साथ कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल्स टू दिस, ए को मैक्स, डी को वाई, बी को मैक्स, बी को वाई।
कहता है फाइंड ए एंड बी। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिक केस के अंदर कि हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से वापस ए और बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन, सोल्यूशन लिख लेना स्टार्ट कर रहे हैं हम। गिवन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें ये दिया हुआ है ए कोमा एक्स, डी कोमा वाई, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई। अब इससे हम ए और बी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। हम लिखेंगे हेयर ए एंड बी। सेट के अंदर होगा, ए भी एक सेट होता है हमारे पास, बी भी एक सेट होता है। स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन 4th के 3rd पार्ट में भी पढ़ा था, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसका होता है, फर्स्ट सेट का होता है। तो बस उससे फर्स्ट एलिमेंट देखते जाओ और उससे फर्स्ट सेट लिख दो, सेकंड एलिमेंट देखते जाओ उससे सेकंड सेट लिख दो। तो ए में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट जैसे इसके अंदर है स्मॉल ए, तो ये किसका होगा, फर्स्ट सेट का होगा। फिर आया है डी, ये भी फर्स्ट सेट का होगा। फिर आया है बी, ये भी फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट सेट में आएगा। फिर वापस से बी आया है। तो सेट के अंदर हम एलिमेंट रिपीट करते नहीं, आपको पता ही है, तो दोबारा से हम बी को नहीं लिखेंगे। तो ए ये हमारा बन गया। बस इतना ही है। आप फर्स्ट एलिमेंट देखो जो रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पे बी 2 बार है उसको लिखना है एक बार ही यहाँ पर, और बाकी जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसे लिख दो। ऐसे ही सेकंड में देख लो, सेकंड में क्या है एक्स, तो वो जाएगा सेकंड सेट क्या है बी, तो उसमें आ गया एक्स। फिर है वाई, तो वाई आ गया। फिर वापस एक्स आया तो रिपीट नहीं करना, फिर वापस वाई आया तो रिपीट नहीं करना, और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड सेट बन गया। तो ए और बी हमने फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है लेट ए इक्वल्स टू 1,2, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, सी में है 5 6, डी में है 5 6 7 8। वो कहता है वेरीफाई दैट, फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट में पहले में ये दे रखा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी जो है इक्वल होना चाहिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो पहले स्टूडेंट्स हम लेफ्ट फाइंड करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस, आप लिखना चाहो तो पहले इसमें लिख सकते हो गिवन ए बी सी डी, सारा दोबारा से लिख के दिखा सकते हो। गिवन सेट ए हमें ये है, बी ये है, सी ये है, फिर डी ये है। फिर स्टार्ट कर सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास, ये क्या बनेगा, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स को पता है कॉमन लेना होता है। तो बी और सी में क्या कॉमन है देखते हैं। बी और सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है अभी हमारा, तो ये खाली सेट आएगा, और खाली सेट को क्या बोला जाता है, फाई। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा स्टूडेंट्स क्या आया यहाँ पर, फाई आया है। तो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड उठाते हैं। तो हमने LHS उठा ली, और LHS में हमें क्या करना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। हम यहाँ पे कहेंगे कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई है, फाई। और अभी मैंने बताया था कि फाई के साथ किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, फाई ही आएगा। फाई के साथ इंटरसेक्शन ले किसी का, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट करने से पहले, राइट साइड हमारी ये है जो प्रूव करना है, उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं स्टूडेंट्स पहले। तो पहले हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालेंगे। फिर हम राइट हैंड साइड उठाएंगे और उनका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन इन दोनों का करना है और ये दोनों अभी हमारे पास है ही नहीं, तो पहले तो हमें इन्हें फाइंड करना होगा ना, फिर हम इसकी राइट उठाएंगे। तो हम लिखेंगे सिंस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल्स टू, ए और बी का करना है बी, तो पहले इस वन को हम इस वन के साथ लिखेंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, सभी के साथ लिखा जाता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का जो होता है। तो हम पहले लिखेंगे 1 को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और फिर 4 के साथ। ऐसे ही फिर ये 2 को इन चारों के साथ लिखना है। तो 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3, और लास्ट है 2 को 4 के साथ। ये हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करना है। तो हम लिखेंगे एंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करना है। तो अब ए वाले को सी के साथ लिखेंगे, जैसे 1 को पहले 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, ऐसे फिर 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। तो पहले 1 को 5 के साथ, फिर 1 6, अब हमारी 2 की है, तो 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। तो ये हमारा बन गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब हम इसकी राइट साइड उठा सकते हैं। तो हम कहेंगे RHS इक्वल्स टू,
राइट हैंड साइड पर लिख देते हैं, हमारी कंप्लीट है क्या। राइट हैंड साइड जो है हमारी, मैंने लेफ्ट को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया एक बार, क्योंकि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट आएगी कि नहीं आएगी वो 1 से लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली इक्वेशन से पता चलेगा। तो राइट में हमारे पास क्या स्टूडेंट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी है। ए कार्टेशियन बी और ए कार्टेशियन सी हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है। इसमें छोटे वाले हैं, इनको चेक कर लेते हैं। 1,5 देखते हैं ऊपर है कि नहीं है। 1,4 तक था, 1,5 नहीं है। 1,6 1,4 तक की है, उसके बाद 2 स्टार्ट हो जाता है, तो 1,6 भी नहीं है। 2,5 2 भी हमारा 4 तक का है। 2,6 4 तक की है, तो नहीं है। कॉमन कुछ भी जब ना हो तो उसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, 5। तो राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। 1 से लेफ्ट भी 5 है, 2 से राइट 5 है, तो बाय 1 and 5 2 LHS इक्वल्स टू RHS। और यही हमें देखना था, यही हमें वेरीफाई करना था इक्वल है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और ये सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, चेक करना है हमें कि ए कार्टेशियन जो सी प्रोडक्ट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो है वो सबसेट होना चाहिए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी का। सबसेट क्या होता है, छोटा सेट। तो हम चेक कर लेते हैं। अभी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी तो हमने फाइंड कर ही रखा है, रहता है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। पहले ये हम फाइंड कर लेते हैं और फिर हम देख लेंगे कि सबसेट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास बी और डी लिखे पड़े हैं। बी में भी 4 एलिमेंट है, डी में भी 4 एलिमेंट है। तो पहले मैं बी और डी को साइड में लिख देता हूँ। हम लिखेंगे सिंस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर एक बार ना बी दिख नहीं रहा आपको स्क्रीन में, तो दोबारा से लिख देता हूँ। बी है हमारे पास 1 2 3 4 और डी है हमारे पास 5 6 7 8। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 1 को इन चारों के साथ लिखेंगे। पहले 1 को 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमें काम करना है वो हमारा काम करेंगे। तो 1 को मैंने लिखा 5 के साथ, 6 के साथ, 7 और 8। उसके बाद अब 2 की बारी है, 2 को सभी के साथ लिखना है। तो 2 को लिखेंगे 5 के साथ, 2 को लिखेंगे 6 के साथ, 7 और 8 के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे, अब 3 की बारी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ और 3 को 8 के साथ। अब 4 की बारी है। तो 4 को 5 के साथ, 6 7 और लास्ट हमारा आएगा 8। ये हमारा बना है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। अब हमें चेक क्या करना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट दैट इज अर्थात इसका मतलब ये होता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो है वो सबसेट होगा। सबसेट को इस साइन से, कंटेन्ड इन के साइन से शो करते हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी का। इस सबसेट के साइन को कंटेन्ड इन भी बोलते हैं। इसका मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कंटेन करेगा इसके अंदर, यानी कि पूरा का पूरा ये इसमें होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पूरा का पूरा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में है या नहीं है। तो मैंने देखा ए सी के पास था 1,5, वो बी डी के पास है 1,5। ए सी के पास 1,6 है, वो बी डी के पास भी है। फिर ए कार्टेशियन सी के पास है 2,5, इसके पास पड़ा है। ए के पास है 2,6, इसके पास भी पड़ा है। तो ये जो पूरा का पूरा है इसके अंदर जा रहा है, कंटेन कर रहा है। और कंटेन करे तो सबसेट होता है स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा जो सेट है कंटेन कर रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब सबसेट है। तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए दे दिया, क्योंकि पहले नंबर नहीं दिया था। इसे मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। यहाँ लिख देते हैं कि बाय इक्वेशन कैपिटल ए एंड बी। अब इनमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये सेट ए है इसलिए इक्वेशन ए दिया है। ये ऐसे मैंने इक्वेशन नंबर ए दिया, आप इसे कुछ भी दे सकते हो इक्वेशन नंबर। तो बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी है वो कंटेन कर रहा है, यानी कि सबसेट है किसका, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी का। इसे कंटेन इन भी पढ़ा जाता है और इसे सबसेट भी पढ़ा जाता है। तो सबसेट है भी हमारे पास। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।